नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रामतीत भारती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक चैनल एनसीईआरटी में। साथियों, क्रैश कोर्स की आज हमारी ये 20वीं क्लास है। इससे पहले हम 19 क्लासों को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा गणितीय अर्थशास्त्र जो है यानी कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 होगा। कल की जो क्लास कराई थी हमने आपको, उसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ये दो टॉपिक आपको कंप्लीट कर दिए थे। आज हम आपको समाकलन और अवकलन ये दो चीज़ें कंप्लीट कराएंगे और इन दो का अर्थशास्त्र में प्रयोग भी बताएंगे, कहाँ का प्रयोग होता है, जहाँ से हर बार न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये चार टॉपिक आपके ऐसे हैं कि अगर आपने ये टॉपिक कर लिए तो जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो आपका काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो आपका स्टैटिक्स बचता है उसको हम आगे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे अवकलन के बारे में। अवकलन यानी कि अवकलन को बोलते हैं हम डिफरेंशियल। ठीक है, डिफरेंशियल। तो साथियों, बात करते हैं हम डिफरेंशियल के बारे में। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाएंगे कि डिफरेंशियल कैसे किया जाता है। ठीक है, जैसे आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, यदि मांग फलन x बराबर 200 माइनस पी स्क्वायर दिया है तो, और कीमत दी है हमारी p बराबर 2, तो कीमत p बराबर 2 होने पर 2 होने पर मांग की लोच ज्ञात करो। मांग की लोच ज्ञात करो। तो साथियों, अगर ये वाला क्वेश्चन जैसे कि हर बार रिपीट होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में रिपीट होता है। अगर आपको डिफरेंशियल आता है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको डिफरेंशियल नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारा मांग की लोच का फॉर्मूला होता है वो ET बराबर P/X इंटू dx/dp। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है मांग की लोच का। ठीक है साथियों, ये किसका फॉर्मूला है? मांग की लोच। मांग की लोच का फॉर्मूला है। ठीक है, अब जैसे कि आपको यहाँ कर्व कितना दिया है, मांग फलन कितना दिया है, x बराबर 200 माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डिफरेंशियल जब आप करते हैं तो dx/dp। ठीक है, p के सापेक्ष इसका डिफरेंस करेंगे। तो जब किसी भी चीज का डिफरेंशियल किया जाता है तो इसमें जो ये मांग फलन होगा, इसमें आपके मतलब ये तो छोटा फलन है और प्रकार के भी फलन आपको मिल जाएंगे। तो इसको जो इसके साथ कोई बीजगणितीय संख्या जुड़ी नहीं होती है, इसको हम बोलते हैं अचर संख्या। ठीक है, अचर संख्या। और जब किसी भी अचर संख्या का डिफरेंशियल होता है, जब किसी भी अचर संख्या का अवकलन होता है तो इसका मान 0 हो जाता है, चाहे ये कितनी भी बड़ी संख्या हो। कितनी भी बड़ी संख्या की आप बात कर लें, जब वह संख्या अंकगणितीय रूप में लिखी होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अचर संख्या बोलते हैं। और अचर संख्या का जब डिफरेंशियल होता है, अचर संख्या का जब डिफरेंशियल होता है तो वो किसके किसके बराबर हो जाती है, शून्य के समान हो जाती है। ठीक है, तो जब इसका हम
200 का अवकलन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा जैसे मान लो पी स्क्वायर है या पी की घात 3 है या पी की घात 4 है, तो जब पी स्क्वायर का करेंगे तो ये 2p में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये वाली जो है ना, इसके गुणा में आ जाएगी। इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो वर्ग लगा होता है, इसकी जो क्या बोलते हैं घात लगी होती है, वो किस में आ जाती है, इसके गुणा में आ जाती है। वहीं अगर P3 का अगर हम अवकलन करने लगे तो यहाँ से एक घात उतर आ जाएगी, ठीक है। 3p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक घात उतर के इसके आगे लग जाएगी, बाकी जो घात बची हम सेम की सेम उसके आगे लिख देंगे। अब मान लो p की घात 4 है, अब p की घात 4 का जब हम अवकलन करेंगे तो ये 4 इसकी एक घात यहाँ लग जाएगी आकर, ठीक है, 4p हो जाएगा। और जब एक घात यहाँ लगी तो यहाँ से एक घात घटा देंगे, 4p3 हो जाएगा। अब मान लो इसका क्या करना है, हमें डबल डिफरेंशियल करना है, तो यहाँ हमारा केवल 2 रह जाएगा, p हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम आगे इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये 2, अब इस अगर कोई संख्या लगी है, किसी जो बीजगणितीय संख्या उसके आगे कोई संख्या लगी है और जब इसका हम डिफरेंशियल करते हैं और इस पर वर्ग भी चढ़ा हुआ है, तो जो वर्ग होता है, वर्ग की गुणा जो इसकी आगे संख्या लगी होती है इससे गुणा करते हैं, तो 2 तिया 6, तो ये 6p हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसकी गुणा हम यहाँ करेंगे, 3 चौक 12p स्क्वायर, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपके डिफरेंशियल वाला जो पार्ट है वो आपको समझ आ गया होगा कि किसी संख्या का डिफरेंशियल कैसे होता है। अब अगर अगेन हम इसका करेंगे ना 2 का, तो ये 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कैसी संख्या है, यहाँ एक ये अचर संख्या है, ठीक है। अब इसका करेंगे तो ये केवल 6 रह जाएगा, p हट जाएगा यहाँ से। फिर अगर इसका हम दोबारा करने लगे तो 12 दूनी 24p, ठीक है। और फिर इसका अगर एक बार और करेंगे ना तो हम 24 हो जाएगा, और अगर 24 का एक बार और करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंशियल का खेल चलता है, और ये बहुत छोटी सी चीज है। अगर आपको ये वाली चीज आ गई तो मांग फलन का जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला। और हर बार 1 से 2 क्वेश्चन मांग फलन के आ ही जाते हैं जहाँ हमें डिफरेंशियल करना होता है, या फिर डिफरेंशियल का कभी कभी एग्जामिनर जो है डायरेक्ट क्वेश्चन उठाकर आपके एग्जाम में रख देता है कि इसका डिफरेंशियल करो। तो अगर आपको ये बेसिक आता है ना डिफरेंशियल का, तो आप डिफरेंशियल बड़े ही आराम से कर लेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो हमने यहाँ तक कर लिया, तो आगे जो हमारा बच्चा, अब जैसे कि पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, हमारे जब आगे जाएगा तो ये माइनस लगा हुआ है 2p, ठीक है। तो हमारा dx अपन dp का मान कितना आ गया, माइनस के 2p, ठीक है। अब हमने dx अपन dp का मान निकाल लिया। अब इस वाली समीकरण में हम रखेंगे x का मान, और x का मान रख के हम मांग की जो लॉस होती है उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ हमारा dx अपन dp, इसको पूरा फॉर्मूला लिखते हैं, EP बराबर, या फिर ed लिखो है, ठीक है, ed बराबर p अपन x इंटू dx अपन dp, ठीक है। अब हमारे पास दो चीज़ों का मान है, एक तो हमारे पास dx अपन dp का मान है, ठीक है, जो कितना है हमारा माइनस के 2p, ठीक है। ये मान हमारे पास है, एक पहली चीज़ की बिना। और x का जो मांग फलन दिया है, x बराबर वो कितना दिया है, वो दिया है आपको 200 माइनस p स्क्वायर, ठीक है। ये दो चीज़ें हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब हम इसका मान निकालते हैं, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे हम ed बराबर p अपन x माइनस dx अपन dp, इस वाले फॉर्मूले में मान रखते हैं, ठीक है। तो p हमारा ऐसे ही उतार लो, x का मान 200 माइनस p स्क्वायर दिया है, और ये माइनस इसका मान कितना है साथियों, ये और ये जो चीज़ होती है ना, ये सॉरी ये माइनस नहीं होता है, ये दोनों चीज़ें किस में होती हैं, ये इंटू में होती है, यानी कि गुणा में होती हैं। तो चूंकि माइनस में हमारा 2p आया है तो यहाँ हम 2p रख देंगे, ठीक है। जब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ ऐसे प्राप्त होगा, माइनस का 2p स्क्वायर अपॉन 200 माइनस p स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 2p की जब आप p से मल्टीप्लाई करेंगे, 2p की जब आप p से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और हमारा माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पे माइनस आएगा,
ठीक है, ये वाली चीज यहाँ से समझ लेना आप, ठीक है, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। आगे अब हमारा ये आ गया, और ये हमारा जब आया है, ठीक है, किसके बराबर आया है, ये ईडी के बराबर आया है। अब क्वेश्चन में आपको एक चीज और गिवन दिया है, क्वेश्चन में क्या गिवन दिया है, क्वेश्चन में हमारा पी का मान गिवन दिया है, ठीक है। अब हम पी का मान इस वाले समीकरण में रखकर पी का मान डिफाइन करेंगे, ठीक है, यहाँ रखकर पी का मान, तो माइनस के 2 इंटू पी का मान कितना दिया है, पी का मान हमें 2 दिया है, ठीक है, पी का मान 2 दिया है, ठीक है, इसको वर्ग हो जाएगा, और 200 माइनस पी का मान हमें 2 दिया है, तो ये वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस के 2 और 2 का वर्ग कितना होता है 4, 200 माइनस 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो ये हमारा फाइनली आ गया माइनस के 8/196, ठीक है। ये किसका मान आ गया, हमारा ईडी का मान आ गया, ठीक है, ये हमारा ईडी का मान आ गया, ठीक है। आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 चौक 8, और नहीं, दो से मत काटो, 4 से कट जाएगी दोनों संख्या, यहाँ काटता हूँ मैं आपको, ठीक है, 196, और ये माइनस में, ठीक है, ध्यान रखो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 नेम 36, तो ये माइनस की 2/49 है गई। इसे हम और आगे सॉल्व कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और इधर बचा हमारा 8, 2 चौक 8, इधर 1 बचा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 1/24.45 आ जाएगा। और इसे हम अगर आगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ करते हैं ईडी बराबर, ये हमारा कुछ 0.48 के समथिंग आएगा, ठीक है, वो भी माइनस का, ठीक है, क्योंकि मांग की लॉज कैसी होती है, मांग की लॉज हमेशा नेगेटिव आती है, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, कुछ नहीं है, बस सिंपल सी आपको अवकलन समझना था इसमें, बाकी कुछ नहीं है, फॉर्मूले में मान रखना है, जो भी हमारा एक्स का मान आएगा वो मान रख देना है यहाँ पर, एक्स के बराबर इसका मान यहाँ रख दिया हमने, देखो यहाँ रखा है, सॉरी यहाँ रखा है, ठीक है। और जो हमारा पी था, पी की यहाँ दोनों की मल्टीप्लाई हो गई, और डी एक्स अपन डी पी का मान हमारा कितना आया था निकल के, माइनस की 2p आया था, ये वाला मान यहाँ आया था, बस इसको पुट करना था, इसकी मल्टीप्लाई होकर हमारा ये आ गया, यहाँ पे हमें p का मान ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो p बराबर हमने यहाँ 2 रख दिया, p बराबर हमारा 2 कहाँ है, क्वेश्चन में गिवन दिया है, तो p का मान रख दिया, और हमारा ईडी का मान निकल आया। तो इस तरह से तो अवकलन का प्रयोग करते हैं अर्थशास्त्र में, ठीक है। अब इसका कुछ आंसर आ गया। अब जैसे कुल लागत दी हो, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, कुल लागत से सीमांत लागत ज्ञात करना, कुल लागत से सीमांत लागत ज्ञात करना, सीमांत लागत ज्ञात करना, यानी कुल लागत अगर दी है तो हम सीमांत लागत कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले कुल लागत का फलन क्या होता है, कुल लागत फलन कितना होता है, और ये कुल लागत को हम डिनोट करते हैं सी से, एफ ऑफ क्यू, ठीक है, क्यू बराबर यहाँ क्या है, कुल उत्पादन, ठीक है, ये कुल लागत फलन है, ठीक है, कुल उत्पादन। अगर इस तरह से है तब सीमांत लागत कितनी होगी, तब सीमांत लागत MC बराबर D/DQ इंटू सी, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल सी बात हो गई, ये तो हमारी कंडीशन हो गई, ठीक है, कि अगर कुल लागत इतनी है तो हमारी सीमांत लागत इतनी होगी। अब वो जैसे कि आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, वो किस तरह से आता है कि कुल लागत से जब सीमांत लागत हम ज्ञात करेंगे तो किस तरह से याद करेंगे, किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर भी हम अवकलन का प्रयोग करते हैं, और क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से आएगा, कुल लागत फलन कुल लागत फलन C बराबर एफ ऑफ क्यू, ठीक है, 10 प्लस
10 प्लस 15 क्यू माइनस 6 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू की घात 3। ठीक है, ये हमारा उत्पादन फलन है। ठीक है, दिया गया है ठीक है, दिया गया है। तो एमसी वक्र यानी कि मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत वक्र ज्ञात करो। ठीक है, अब कैसे ज्ञात करेंगे? अब जैसे कि मान लो आपको सी बराबर कितना दिया है, कुल लागत 10 प्लस 15 क्यू माइनस 6 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू 3। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ डिफरेंशियल करना है। ठीक है, जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एमसी प्राप्त होगी। ठीक है, डी सी अपॉन डी क्यू के सापेक्ष हम क्या करेंगे, तो ये क्या है, ये अचर संख्या है। अचर संख्या का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो ये 0 आ गया। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या होगा, ये वाली संख्या जो बीजगणितीय संख्या होती है, अगर एक अंकगणितीय बीजगणितीय संख्या है तो इसमें से बीजगणितीय संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ हमारा केवल 15 बचेगा, और इसकी जो पावर लगी हुई है, इसकी जो घात लगी हुई है, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, 2 छक्का 12 क्यू। ठीक है, और इसकी एक मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, यानी कि 3 क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे यहाँ प्लस है। ठीक है, प्लस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये तो हमारा एक बार हो गया, अब इसका डिफरेंशियल हम एक बार और ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एम सी निकालनी है। तो डी ओवर डी क्यू, ये एम सी आ गया हमारा पहला। ठीक है, अब इसको हम दोबारा करेंगे तो डी स्क्वायर सी अपॉन डी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा 15 फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस का 12 बचेगा और प्लस 2 तिया 6 क्यू बचेगा। ठीक है, तो हमारा ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया एम सी। एम सी कितना आया, एम सी आया हमारा माइनस के 12 प्लस के 6 क्यू। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना था। अब जैसे कि जो एम सी वक्र होता है वो कब बढ़ेगा, कब स्थिर रहेगा और कब घटेगा, तो अगर आप इसमें क्यू बराबर 2 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्यू बराबर जब आप रखेंगे तो माइनस के 12 प्लस 6 गुणा 2। ठीक है, तो ये माइनस के 12 और प्लस के 12 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0। और 0 पर क्या होता है, 0 पर एम सी कैसा होता है, 0 पर एम सी स्थिर होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ 2 से अधिक मान रखते हैं, क्या रखते हैं, क्यू का मान अगर 2 से अधिक है तो ये वक्र जो है ना ये बढ़ेगा। ठीक है, और अगर क्यू का मान क्यू का मान 2 से क्या है, छोटा है, तो क्या होगा, इसका वक्र जो है घटेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंशियल का प्रयोग करते हुए मांग वक्र और मांग वक्र फलन और लागत फलन निकालते हैं, या फिर यहाँ से हम सीमांत लागत भी निकालते हैं, सीमांत लागत वक्र निकालते हैं। ठीक है, ये हमने सीमांत वक्र निकाला था, सीमांत लागत वक्र निकाला था। ठीक है, आगे आपका अपकलन, यहीं से अपकलन के क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चन को आप रिवाइज कर लेना और थोड़े इसके 1-2 बार क्लास देख लेना ये वाली, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे अब इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से हर बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। और ये कहाँ प्रयोग होता है, इंटीग्रेशन जो है ना, इंटीग्रेशन हमारे उपभोक्ता की जब बचत निकालते हैं हम, या फिर 1-2 चीज़ और निकालते हैं, वहाँ पर समाकलन का बहुत प्रयोग होता है। ठीक है, और अर्थशास्त्र में समाकलन का प्रयोग कई जगह होता है, तो आपको समाकलन आना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेशन ठीक है, अब आपको गणित की चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी। ओके, कल हम आपको स्टैटिक्स कल स्टैटिक्स का पार्ट फर्स्ट कराएंगे, और हमारा लास्ट में जो एक दिन बचेगा उसमें हम आपको उसकी सेकंड क्लास करा देंगे।
उसके बाद 5 तारीख से हम की पॉइंट कोर्स लाएंगे, ठीक है। की पॉइंट कोर्स को आप ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ मैं कुछ ऐसा कंसेप्ट मैंने वहाँ तैयार किया है कि जहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है ना, वही मैंने कंसेप्ट वहाँ पर लिया है, ठीक है। तो आप उन क्लासों को ज़रूर देखें, वो क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बात चल रही थी इंटीग्रेशन की। अब जैसे कोई आपको दिया है, मान लो एक्स की पावर एन दिया है, ठीक है। इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं हम। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। ये तो इसका बेसिक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका बेसिक फॉर्मूला हो गया। लेकिन ये बेसिक फॉर्मूला अगर आपको आता है तभी आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अदरवाइज आपसे इंटीग्रेशन नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे कि एक्स की पावर एन है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन कितना हो गया, एक्स की पावर एन प्लस वन अपन एन प्लस वन, ठीक है। मतलब यहाँ कहने का क्या है कि ये भाग भिन्न के रूप में हो गया, ठीक है। मतलब एक संख्या को किस में चेंज कर दिया, एक संख्या को हमने भिन्न के रूप में चेंज कर दिया, और इसकी जो पावर थी ना, पावर, इसकी पावर में हमने एक प्लस वन कर दिया, ठीक है। और इसकी जो पावर थी उसकी पावर में एक प्लस करके, उसकी पावर में एक प्लस करके वही वाली चीज कहाँ डाल दी, हमने बट्टे में डाल दी, ठीक है। अब जैसे कि मान लो एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर, मान लो कि आपको 2x² का क्या करना है, 2x² का इंटीग्रेशन करना है, और क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लेता है, कुछ संख्याएं दे देगा आपको और कहेगा कि इसका इंटीग्रेशन करो, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या करना है, अब आप 2x को क्या मान लो, 2x को यहाँ x मान लो, ठीक है। 2x को x मान लो, और जो दो दिया है ना, पावर में जो दिया है इसको n मान लो, ठीक है। और 2x को क्या मान लो, या 2x को आप x मान लो, ठीक है। मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपका, ये कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। जैसे 2x को हम क्या मानेंगे, 2x को मानेंगे हम x, ठीक है। सिंपल, बहुत ध्यान से समझना है। और जो हमारा पावर है इसको क्या मानेंगे, n मानेंगे। जब इस रूप में मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर n हो जाएगा, ठीक है। आप x की पावर n को मान के चलो, ठीक है। तो अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अब आपको कुछ नहीं करना है, x का मान कितना है, यहाँ x का मान कितना है, x का मान आपको 2x है, देखो मैंने यहाँ लिखा है x का मान कितना है, 2x है। तो आप यहाँ 2x रख दो, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना है, 2x रख दिया। और मैंने यहाँ n का मान कितना लिया है, n का मान मैंने यहाँ कितना लिया है, 2 लिया है। n का मान देखो ये लिया है मैंने 2, तो आप यहाँ n का मान रख दो और प्लस वन कर दो। n का मान कितना रखना है आपको, 2, अब प्लस वन कर दो। वैसे ही बटे में इसके क्या करना है, आपको n का मान रखना है और प्लस वन कर दो, ठीक है। अब क्या हुआ, ये 2x की पावर 2 और एक कितने हो गए, 2x की पावर 3 हो गई, ठीक है, 3 हो गई। और ये हमारा 2 प्लस वन कितना हो गया, 3 हो गया। देखा कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं ये, बस आपको ना सीखने की जरूरत है, ठीक है। आपको मन लगाकर सीखने की जरूरत है, और इंसान से बड़ी कोई चीज नहीं होती। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको ये जरूर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब मैं और करके दिखाता हूँ जिससे कि आपका इंटीग्रेशन क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर आपको इंटीग्रेशन आता है ना, तो इंटीग्रेशन और मतलब कई सालों से इसका ना ट्रेंड चल रहा है, मतलब मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, इंटीग्रेशन है, और तुम्हारा की डिफरेंशियल है। ये बच्चों को, वो भी इकोनॉमिक्स के बच्चों को ना, ये चीज़ें बहुत कम आती है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छे स्कूल से पढ़ा है, बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, तो वहाँ तो ये चीज़ें करा दी जाती हैं। लेकिन जो बच्चे मान लो छोटी यूनिवर्सिटी होती हैं, छोटे स्कूल होते हैं, छोटे कॉलेजेज होते हैं, वहाँ पर ये चीज़ें ना नहीं कराई जाती हैं। या फिर जो प्राइवेट मोड के बच्चे होते हैं उनको ये चीज़ें नहीं आती हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हमारी क्लास है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोचिंग का, या फिर जिन्होंने ये चीज़ें पढ़ी नहीं है, तो उन बच्चों के लिए हमने, हमारा मोटो ये है कि जो बच्चे इकोनॉमिक्स को बिल्कुल नहीं जानते, इकोनॉमिक्स की ABCD भी नहीं जानते हैं, ठीक है, उनको हम क्या सिखाएंगे, उनको हम इकोनॉमिक्स सिखाने वाले हैं, ठीक है। वो भी किसके साथ, मैथमेटिकल पोर्शन के साथ, ठीक है। आपको मैथमेटिकली भी आएगा और इकोनॉमिक्स भी आएगा, ठीक है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस हमारे साथ आप बने रहिए
और आप देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट होगा, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा, चीज़ों को बदलने में समय लगता है। ठीक है, तो बस आप लगे रहिए। बाकी हम जो आगे जो हमारा एग्जाम आएगा ना, उसके लिए हम फुल कंसेप्ट कोर्स लेकर आ रहे हैं, उस पर हमारा काम चल रहा है। ठीक है, तो देखो जैसे कि यहाँ पर तो हमने किसका निकाला, 2x की पावर 2 का। अब केवल 2x का निकालना है हमें। ठीक है, 2x का निकालना है। आप कहेंगे सर 2x में तो कोई पावर ही नहीं दी है, 2x में तो कोई पावर ही नहीं दी है, इसकी कोई घात ही नहीं है, तो इसका कैसे निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। अब जैसे कि मान लो, सपोज कर लो कि 2x क्या है, 2x को आप क्या मानेंगे, 2x को आप x मान लो। ठीक है, 2x को आप x मान लो, बिल्कुल ऊपर की तरह, कुछ नहीं करना मैं, 2x को x मान लिया। ठीक है, अब आपको यहाँ एक बात याद रखनी है। ठीक है, इसको नोट कर लो, इसको क्या कर लो, नोट कर लो कि अगर किसी की पावर नहीं दी है, जैसे मान लो यहाँ एक भी पावर नहीं है, केवल सिंपल लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, केवल सिंपल लिखा है। ठीक है, तो यहाँ में क्या मान के चलना है, यहाँ में मान के चलना है कि इसके ऊपर एक पावर है। ठीक है, और मान के नहीं चलना है। ये बात सिद्ध होती है कि अगर कोई संख्या डायरेक्टली लिखी है तो उसकी पावर एक होती है। ठीक है, हमेशा इस बात की गांठ बांध लो, ये गणित का एक नियम है कि अगर कोई चीज़ सिंपल दी है ऐसे, तो उसमें क्या मान के चलना है हमको, कि इसकी पावर एक है। अब इसको देखो, मैं आपको डिफाइन करके बताता हूँ कि जैसे 2 लिखा है, अब मान लिया 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 1 है। ठीक है, 2 की पावर 1 है। ठीक है, अब 2 गुणा 2, इसका मान कितना आ जाएगा, 4, और 2 गुणा 1, इसका मान कितना आ जाएगा, 2। क्यों? क्योंकि जितनी बार ये लिखा होता है ना, उतनी बार हम उसे लिखते हैं। अब 1 की गुणा चाहे कितनी भी बड़ी संख्या से कर दो आप, आंसर कितना आना है, उसका आंसर वही आना है जो मेन संख्या है। ठीक है, तो ऐसे ही चाहे आप कोई भी चाहे बीजगणितीय आपको पद दिया हो या फिर अंकगणितीय कोई संख्या दी हो, कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी से बड़ी छोटी, इसके ऊपर हमेशा क्या मान के चलना है कि एक है ये। ठीक है, इसकी पावर कितनी है, एक के बराबर है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई। आगे अब देखो, अब करते हैं हम इसको, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई। अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर हमने पावर कितना मान लिया, पावर 1 मान लिया। ठीक है, और ऊपर जो पावर होती है, पावर किसके बराबर होती है, ये पावर हमारी 1 के बराबर, सॉरी n के बराबर होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर। ठीक है, n के बराबर होती है। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इस वाले फॉर्मूले में ये चीज रख देनी है। तो x का मान कितना है हमारा, 2x। ठीक है, और n का मान कितना है हमारा, 1, और +1 हमारा फॉर्मूले में दिया है। ठीक है, और n का मान फिर से कितना है, 1, और फॉर्मूले में 1 दिया है। ठीक है, तो 2x² यानी 1 और 1 2 हो गया, और 1 और 1 2। बस सिंपल इतना करना है आपको, कुछ नहीं करना, कुछ है ही नहीं इन सवालों में, आप खामा घबराते हो। बस ये इंटीग्रेशन हो गया। बस आपको ये बेसिक फॉर्मूला आपका याद होना चाहिए इंटीग्रेशन का। ठीक है, कितनी भी बड़ी इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हैं अगर आपको बेसिक फॉर्मूला आता है तो। और अगर आपको बेसिक फॉर्मूला ही नहीं पता है तो भैया समाकलन को भूल जाइए, समाकलन आपको नहीं आने वाला। ठीक है, चलो अच्छा एक और करके दिखाते हैं कि जैसे मान लो 3x की पावर 2 है। ठीक है, अब यहाँ फिर से पावर दे दी है, तो क्या करेंगे, हम फिर से हम वही लगाएंगे। हमारा सूत्र क्या है, एक्स एन का इंटीग्रेशन कितना है, xn+1 अपॉन n+1। इस वाले फॉर्मूले को आपको कोन में लिख लेना है जब आप ये वाले सवाल करेंगे तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप भूले ना, आपको फॉर्मूला याद रहे। अब इसको क्या करेंगे हम, जो 3x है ना, हम इसको फिर से x मान लेंगे। ठीक है, और जो हमारा 2 दिया है, जो 2 दिया है हमारा, इसको क्या मानेंगे, इसको हम फिर से n मान लेंगे। ठीक है, और इस वाले फॉर्मूले में लगा दो। अब x का मान कितना है, 3x है, और n का मान कितना है, 2 है, और +1 हमारा फॉर्मूले में दिया है, और +2 है n का मान, +1 हमारा फॉर्मूले में दिया है। तो ये 3x की पावर 3 अपॉन 3। अब बताइए कहाँ दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट छोड़ देना, मैं उस कमेंट का आपको आंसर दूंगा। ठीक है, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ जुड़ जाएं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप टेलीग्राम से जुड़ेंगे। टेलीग्राम के साथ साथ मैं आपको आज एक व्हाट्सएप का लिंक दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप का लिंक दूंगा,
वहाँ हमारा चैनल है, और आप अगर क्वेरी पूछना है, या तो आपको टेलीग्राम पर क्लास की जानकारी मिलेगी। अगर आपको कोई क्वेरी पूछना है तो आप क्वेरी को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, इकोनॉमिक्स विद एनसीईआरटी के नाम से, वहाँ से आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। ठीक है, वहाँ हमारे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, वो आपको, मैं आपको खुद आंसर दूंगा अगर वो नहीं देंगे तो, और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे। चलो अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, इंटीग्रेशन आपने सीख लिया है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम कि ये तो छोटी छोटी चीज़ें हो गई कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसका प्रयोग हम वहाँ पर कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, बस आपको ध्यान देना है। ठीक है, और यहाँ पर हमने जो लिमिट्स होती है ना, लिमिट्स का भी प्रयोग किया है। तो सबसे पहले तो उपभोक्ता की बचत पर इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, उपभोक्ता की बचत क्वेश्चन हर बार आता है उपभोक्ता की बचत निकालने के लिए, शायद कभी छूटता है, नहीं तो हर बार आता है। अब सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला लिख लेना है उपभोक्ता की बचत का, कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला आपको लिख लेना है। तो जैसे कि लिमिट है ये एक्स जीरो, ठीक है, ऊपर हमारी लिमिट कितनी रहती है एक्स और नीचे जीरो। इसको, इसका सूत्र होता है मांग वक्र। मांग वक्र आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, जब मैं आगे आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डी एक्स माइनस पी इंटू एक्स। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला है। ठीक है, आप इसको याद रखें। ठीक है, ये याद रखना ही रखना है आपको, बहुत मैंडेटरी है। ठीक है, ये अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है ना, तो आप उपभोक्ता की बचत को नहीं निकाल सकते। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में इसका कैसे प्रयोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन को इस पेज पर थोड़ा छोटा पड़ेगा, अगला पेज लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरह से आता है, क्वेश्चन कुछ आपका इस तरह से आता है कि यदि मांग वक्र, यदि मांग वक्र P बराबर 33 माइनस 3x माइनस 2x²। और साथियों, जो की पॉइंट हमारी क्लास आएगी, की पॉइंट में हम आपको केवल थ्योरी पार्ट कराएंगे। ठीक है, यानी कि यूनिट, ये दो यूनिट स्टैटिक्स और हमारी, सॉरी स्टैटिक्स, और एक यूनिट हमारी मैथमेटिकल, ये यूनिट हमारी वहाँ नहीं होगी। बाकी इनसे जो थ्योरी पार्ट बनता है, इन दोनों यूनिट से जो थ्योरी पार्ट बनता है, क्योंकि थ्योरी पार्ट से भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो थ्योरी पार्ट के जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं ना, वो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, बाकी आपको न्यूमेरिकल करने के लिए आपको यही क्लास देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है हमारा, मांग वक्र कितना दिया है, P बराबर 33 माइनस 3x माइनस 2x²। ठीक है, और यदि, और यदि x का मान कितना दिया है 3, x बराबर 3 में क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तब उपभोक्ता की बचत ज्ञात कीजिए, तब उपभोक्ता की बचत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे। p बराबर 33 माइनस 3x माइनस 2x²। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, पहले इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, पहले हम p का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, p का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, p का मान ज्ञात कर लेते हैं पहले। अब जब p का मान हम ज्ञात करेंगे, तो जो x का मान 3 दिया है ना, x का मान 3 दिया है, इसको इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब x बराबर 3 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा, जहां जहां x है वहां आप क्या करेंगे, x का मान रख देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 33 माइनस
3 गुणा 3 से करेंगे तो 9, और ये हमारा 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग यहाँ लिख देता हूँ मैं, 3 गुणा 3 बराबर 9, ठीक है। तो 9 की गुणा जब 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ गया हमारा, ये हमारा 18 आ गया, ठीक है। ये हमारा 18 आ गया। अब 18 और 9 कितने हो गए, क्योंकि माइनस माइनस के जोड़ेंगे पहले, कितने हो गए, 27 हो गए, और हमारा पी का मान यहाँ 6 प्राप्त हो गया, ठीक है। पी का मान हमें 6 प्राप्त हो गया, ठीक है। पी का मान निकाल लिया। अब आपको मैंने फॉर्मूला लिखाया था उपभोक्ता की बचत का, तो उपभोक्ता की बचत का फॉर्मूला क्या था, कंज्यूमर सरप्लस। इसका फॉर्मूला क्या था, x0 मांग वक्र, ठीक है, dx इंटू माइनस पी इंटू एक्स, ठीक है। ये हमारा क्या था, कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला था। तो मांग वक्र कितना दिया हमारा, मांग वक्र देख लो कितना दिया है, मांग वक्र हमारा दिया है 33, 3 माइनस के 3x माइनस के 2x स्क्वायर, यानी कि 33 माइनस के 3x माइनस के 2x स्क्वायर, ठीक है। और ये dx इंटू पी का मान कितना निकाला हमने, 6, और x का मान हमें क्वेश्चन में गिवन है, देखिए ये गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो x का मान कितना रखेंगे हम, x का मान 3 रख देंगे, ठीक है। बस इतना करना है आपको, कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर भी x का मान लगा दो, x का मान कितना दिया है 3, और ये 0, ठीक है। इतना करना है, इतना समझ आ गया आपको। कुछ नहीं करना है, इसमें मान रख देना है, मांग वक्र जो दिया है वो मांग वक्र रख देना है, और पी का जो मान निकाला आपने, यहाँ पी का मान रख दिया मैंने, और एक्स का मान आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको अब यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको अब यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसको अब यहाँ नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा, ये हमारा, अब इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे, तो इंटीग्रेशन जब इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 33x हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको एक टर्म्स नहीं बताई थी कि अगर 3 का करना है, जैसे 3 है, 1 है, 2 है, तो इसके आगे ना x जोड़ देते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है। सिंपल सा x जोड़ देते हैं, ठीक है, x जोड़ देते हैं, सही है। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया। तो इसका कितना हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा हमारा 3x, एक मानेंगे, एक मान लो, एक कोई घात नहीं है तो कितनी मानेंगे, 1 घात मानेंगे, और नीचे 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर घात दे रखी है 2x, 2 प्लस 1 अपॉन कितना, 2 प्लस 1, एन का मान कितना है, ये माइनस है, ठीक है। ये क्या है, माइनस है, 2 प्लस 1, ठीक है। कुछ नहीं करना है, यहाँ हमने इंटीग्रेशन कर लिया है, ठीक है। और ये हमारा 3 है, ये 0 है, ठीक है। और माइनस के 6 18 हमारे साथ में चलेंगे, सही है। आगे क्या करेंगे हम, आगे 33x आ गया हमारा, ठीक है, 33x आ गया हमारा, और ये हमारा कितना आ गया, 3x स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, ठीक है। माइनस ये कितना आ गया, 2x की पावर 3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया, और 3 0। अब क्या करेंगे हम, जितना भी, जैसे यहाँ पे x का मान कितना है, x का मान 3 है, ठीक है, और एक 0 है, 0 पर x का मान निकालेंगे, 0 पर अगर इसका मान 0 रखेंगे तो ये पूरी समीकरण 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हम 3 रखेंगे, x के और कितना रखेंगे इस समीकरण में, समीकरण लिख देते हैं पहले, 33x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस 2x की पावर 3 अपॉन 3। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इस समीकरण में 18 साथ में चल रहे हैं, और ये वाले जो 3, ये लिमिट बोलते हैं, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, लिमिट। तो पहले हम लिमिट 3 को रख कर देखते हैं, अगर 0 रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो उसको नहीं करेंगे हम। तो क्या करेंगे हम, x बराबर 3 पुट करेंगे, ठीक है। x बराबर 3 कहाँ रखेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो रख लो, 33 गुणा 33 माइनस 3, 3 की पावर 2 बटे 2 माइनस 2x, x का मान रख देंगे कितना है, x का मान कितना है, 2 गुणा 3 की पावर
3 हो जाएगा, ये बटे 3 हो जाएगा, इसको बंद कर देंगे, माइनस का 18। ठीक है, आगे 3 3 9, 3 3 9, ठीक है, -3 का वर्ग कितना आता है 9, तो 3 9 27, इसका वर्ग कितना हो गया 9। ठीक है, और आगे 9 गुणा 3 कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम 27 रख देते हैं, बट्टे में 2 है हमारा, -3 का घन कितना आएगा, 3 का घन देख लो कितना आएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 3 27। ठीक है, और 27 में क्या दिया है, 27 में हमारा 2 पहले दे रखा है, तो गुणा 2, तो ये कितना आ गया 2 गुणा 27 बट्टे 3, और माइनस में कितना है 18। ये यहाँ से काट लो, 3 ने 27 और कहीं नहीं कटेगा। ठीक है, तो 9 माइनस 27 बट्टे 2 और माइनस 9 दूनी 18 हो जाएगा, ये 18। ठीक है, इसको बंद कर दो ब्रैकेट, माइनस का 18। ठीक है, अब एक लाइन और करते हैं। अब देखो ये जो है ना, इस तरह से अगर समीकरण, तो इसकी गुणा इधर करो, इसकी गुणा इधर करो। ठीक है, 2 ने 18 का 8 हासिल 1, 2 ने 18 और 1 19, -27 को जीरो कितने में लिखेंगे, और 18 इसकी गुणा 18 दूनी 36। अब ये बट्टे में किसके, सबके बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, माइनस के 18। ठीक है, अब इसको यहाँ करते हैं। ठीक है, अब एक माइनस के 27 और माइनस के 36 कितने हो गए 198। अब ये हो गए 6 और 7 13 के 3 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6। ठीक है, बटे 2, माइनस का 18 हमारे साथ में चल रहा है, इसको नहीं भूलना है। ठीक है, इसको नहीं भूलना है। 8 में से 3 गए तो 5 बचे। ठीक है, इधर 9 में से 6 गए तो 3 बचे, 9 में से 6 गए तो 3 बचे, और एक बचा हमारा, ये 2 आ गया। अब माइनस का 18 हमारा क्या हो रहा है, साथ में चल रहा है, इसको काट लो। 2 छक्का 12, कितने बचे, एक बचा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो ये कितना आ गया 67.5 माइनस 18। और जब 67.5 से 18 घटाएंगे तो घटा लो घटा के दिखाता हूँ मैं, 67.5 और 18। ठीक है, तो इसको 0.0 लिखेंगे, 0.0 तक लिखेंगे, ये 5 आ गया। यहाँ हमारा 17 में से 8 गया तो कितना 9 बचा, यहाँ 5 में जगह तो 4 बचा। तो कंज्यूमर की जो सरप्लस है, हमारा कंज्यूमर सरप्लस है, उपभोक्ता की जो बचत है वो कितना आ गया, उपभोक्ता की बचत हमारी 49.5 आ गई। तो इस क्वेश्चन को ऐसे हल करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपके समझ आ गई होंगी। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछे, मैं आंसर दूंगा। और क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और आगे मिलेंगे हम एक नई क्लास के साथ। कल हमारी स्टैटिक्स स्टार्ट हो जाएगी और स्टैटिक्स की भी हमारी 2 क्लास आएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।